Hello students, welcome to Paramam class. Today we are going to study next topic of quantum mechanics, that is Compton effect. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कॉम्पटन इफेक्ट A.H. कॉम्पटन एक प्रोफेसर थे, उन्होंने 1921 में दिया था. उन्होंने क्या कहा कि जब हम एक मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एक पैराफिन ब्लॉक के ऊपर डालते हैं तो वो रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाती है दो कंपोनेंट के अंदर. पैराफिन जो है वो एक ऑयल टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है. जब वो दो कंपोनेंट के अंदर स्कैटर्ड होती है तो एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर होती है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है. जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं मॉडिफाई रेडिएशन या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग, और जिसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होती है उसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाई रेडिएशन या फिर इनकोहेरेंट स्कैटरिंग. दोबारा से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो. कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर A.H. कॉम्पटन ने 1921 के अंदर इसको दिया. उन्होंने क्या कहा कि जब हम एक मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एक पैराफिन ब्लॉक के ऊपर फॉल कराते हैं तो वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है. एक की फ्रीक्वेंसी कम होती है और एक की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है. तो वहाँ से हमें दो जो फॉर्मेशन है रेडिएशन की वो मिलती है. एक होती है कोहेरेंट स्कैटरिंग और एक होती है इनकोहेरेंट स्कैटरिंग. तो इसमें हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं. तो इस फिनोमिना में हमने क्या देखा कि जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड रेडिएशंस की वो ज़्यादा होगी इंसिडेंट रेडिएशंस की. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट और ये क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करता है. आई रिपीट अगेन, कॉम्पटन इफेक्ट, जब हम इंसिडेंट लाइट फॉल कराते हैं और जो हमें स्कैटर्ड लाइट मिलती है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट. देखो कैसे इसे हम लिखेंगे, इस तरीके से इसे हम नोट डाउन करेंगे. ये इसकी डेफिनेशन रहेगी. अब जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसके को सबसे पहले क्लासिकली एक्सप्लेन किया गया, देन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया. क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसे प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई नहीं किया गया, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक आए, वहाँ पे ये फेल हो गया. दैट क्वांटम ने इसको एक्सप्लेन किया. 1923 के अंदर क्वांटम ने इसको सक्सेसफुली सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, और उसने कुछ अजम्पशंस ली जब इसको डिराइव किया. उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अज्यूम कर लेंगे वो फ्री हैं, स्टेशनरी फॉर्म के अंदर है, क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कंपेरिजन टू एक्सरे फोटॉन. सेकंड, उसने कहा कि जो कॉलिजन होगा हाई एनर्जी फोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इलास्टिक होगा, तो जो एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करेंगे स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉयल इलेक्ट्रॉन्स वो बेस्ड होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर और मोमेंटम के ऊपर. अब इसकी थ्योरी और इसका डेरिवेशन देखते हैं. देखो यहाँ पे हम लेंगे एक्स एक्सिस और ये हमने लिया वाई एक्सिस, ठीक है. और यहाँ पे हम एक फोटोन ले रहे हैं जो इंसिडेंट फॉर्म के अंदर है. फोटोन को हम क्या बोलते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी. और यहाँ पे एक रेस्ट फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो यहाँ इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू, और इसकी जो एनर्जी होगी वो रेस्ट फॉर्म के अंदर होगी, तो इसको हम लिखेंगे E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर. एम नॉट रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, और ये कहलाएगा इंसिडेंट फोटोन. अब जब ये फोटोन इसके ऊपर फॉल होगा तो यहाँ पे ये दो पार्ट के अंदर स्कैटर्ड हो जाएगा. एक हमें इधर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन, और दूसरा हमें यहाँ मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन. जो स्कैटर्ड फोटोन है वो होगा एच न्यू डैश के इक्वल इसकी एनर्जी. इस तरीके से ये स्कैटरिंग फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे ये एंगल बनाएगा थीटा, और जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है वो एंगल बनाएगा फाई, और इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी एम सी स्क्वायर या फिर एम वी मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है. यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कोई इलेक्ट्रॉन है.
देखो ये रेस्ट मास था, यहाँ पे ये फोटोन कोलाइड हुआ, तो बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन हमें एनर्जी क्या मिलेगी, मोमेंटम क्या मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। बिफोर कॉलिजन फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो हमने क्या ली थी, एच न्यू। सेकेंड मोमेंटम, अगर हम बात करें मोमेंटम की तो मोमेंटम यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन का होगा एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी। थर्ड, अगर हम यहाँ बात करें रेस्ट मास की, रेस्ट मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या है एम नॉट। और अगर हम रेस्ट मास की एनर्जी की बात करें, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके इक्वल है, एम नॉट सी स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या अज्यूम किया है, बिफोर कॉलिजन वो किस स्टेट में है, रेस्ट में, इसलिए हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। अब हम देखेंगे आफ्टर कॉलिजन, सेम यही चीज़ है, आफ्टर कॉलिजन एनर्जी हमें क्या मिल रही है, एनर्जी हमें मिली एच न्यू, ये किसकी है, स्कैटर्ड फोटोन की। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम स्कैटर्ड फोटोन का, वो हमें क्या मिला, एच न्यू डैश अपॉन सी। एंड थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिलेगी एम सी स्क्वायर, लेकिन अगर हम यहाँ पे मास देखें तो रिकॉयल कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो आफ्टर कॉलिजन मास हो जाएगा यहाँ पे एम नॉट, ये रेस्ट मास को रिप्रेजेंट करेगा 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे हम देखेंगे मोमेंटम ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम रहेगा एम वी। तो ये बिफोर कॉलिजन आ गया और ये हमारे पास आफ्टर कॉलिजन आ गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फोटोन और इलेक्ट्रॉन पे बिफोर कॉलिजन। दोनों सिस्टम जो है एनर्जी के वो क्या होंगे, इक्वल रहेंगे बिफोर कॉलिजन। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। अब हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, हमने कंडीशन ली थी इंसिडेंट फोटोन की, तो उसके लिए हम यहाँ पे एनर्जी यूज़ कर रहे हैं एच न्यू अपॉन सी। रेस्ट मास के लिए क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो दो हमें मिला था, एक स्कैटरिंग फॉर्म में मिला था और एक रिकॉइलिंग फॉर्म में मिला था। तो स्कैटरिंग फॉर्म में हम लिखेंगे एच न्यू डैश अपॉन सी, एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल रहेगा कॉस थीटा, प्लस रिकॉइलिंग में जब हम लेंगे तो एम वी कॉस फाई, ये बन जाएगा। देखो यहाँ डायग्राम में हम ये वाला ले रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये स्कैटरिंग फोटोन है तो यहाँ पे बनाएगा कॉस और यहाँ बनाएगा साइन। सेम हम किसके लिए देखेंगे, रिकॉइलिंग के लिए, तो रिकॉइलिंग के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा कॉस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या बन जाएगा, साइन। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमने रख दी है। इस केस में हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई किया है, अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट फोटोन। देखो जब हम परपेंडिकुलरली ले रहे हैं तो इंसिडेंट फोटोन हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ हम लिखेंगे जीरो। अब हम देखेंगे स्कैटरिंग वाली कंडीशन, स्कैटर्ड वाली कंडीशन हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी और एंगल क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा, तो यहाँ आएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे माइनस साइन। माइनस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से एम बी साइन फाई। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से अगर हम यहाँ पे एम वी कॉस फाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगी, ये वाली वैल्यू प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस के अंदर, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से आ जाएगी, सी दोनों के नीचे है, एलसीएम आएगा सी, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एम वी सी कॉस फाई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 4।
अब देखो इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम इसकी एम वी साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये इसके इक्वल मिलेगा, इधर जाके प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। और सी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे एम वी सी साइन फाई किसके इक्वल आ जाएगा, एच न्यू डैश साइन थीटा के इक्वल आएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 4 and 5 and adding we get, देखो फोर्थ इक्वेशन से एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। फिफ्थ इक्वेशन से पहले लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे एच न्यू डैश साइन थीटा, ये आ गया, और इसका स्क्वायर। अब इस टर्म के अंदर देखो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है कॉमन निकल रही है दोनों से, तो कॉमन निकाल लो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो यहाँ क्या आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख के उसके बाद ये रिजल्ट भी लिख सकते हो। ये रिजल्ट लिखने से छोटा पड़ जाएगा आपके लिए स्टेप, ठीक है। आगे देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, वो हम अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है इसको हमने एज इट इज़ लिखा फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये फर्स्ट वाली टर्म कॉमन निकल रही है, बाहर निकालो, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा, ये किसके इक्वल बन गया, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब देखो कुछ कॉमन बन रहा है यहाँ से, इसको लिख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये है इक्वेशन, तो ये वाली वैल्यू इधर आके क्या होगी माइनस में, और एम सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ से एच कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश प्लस क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ये टर्म फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इस इक्वेशन का। स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एम स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस 2 एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये टर्म फॉर्म हो जाएगी। वही a प्लस बी वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो एम स्क्वायर सी की पावर 4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और एच स्क्वायर इसके साथ चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिखेंगे 2 एच स्क्वायर न्यू डैश, ये टर्म आ गई।
बाकी टर्म को एज इट इज़ लिखना है, एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 6 इक्वेशन को 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 7th वी गेट, देखो ये आपकी 6 इक्वेशन बनी थी और ये आपकी 7th इक्वेशन बनी है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट 2 टर्म से यहाँ से ये दोनों से कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश, यहाँ पे अंदर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बनेगी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये प्लस की और ये माइनस की, यहाँ माइनस ले रहे तो बाहर हम क्या करेंगे, माइनस साइन यूज़ कर लेंगे। बाकी टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे, एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। इसको कंसीडर कर लिए इक्वेशन नंबर 8। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला ये, और इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, थोड़ा लेंदी है बट इसे अच्छे से कर लेना। देखो हमें मिलेगा एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये एम स्क्वायर वाली वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 8। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8 वी गेट, ये इक्वेशन नंबर 8 है, इसमें एम स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा एम नोट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नोट स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सी रेज टू पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू दिस टर्म 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखो यही टर्म यहाँ बन रही है और यही टर्म यहाँ बन रही है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हमारे पास टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में न्यू वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे और एच वाली टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ हमें मिलेगा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन ये वाली टर्म है न्यू डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे 2h है, यहाँ 2h स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल, h से एक h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा h, ये वाली टर्म जो है यहाँ के डिवाइड में हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म आ गई। अब देखो इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू, जब इसको सॉल्व करेंगे यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। इसको हमने एज इट इज रखा h एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 9। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा लेमडा डैश अपॉन सी माइनस लेमडा अपॉन सी इक्वल्स टू h एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। साइड में रीजन लिख देना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो c रहेगा नीचे और ऊपर क्या बचेगा लेमडा डैश माइनस लेमडा। अब ये c यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया ये स्टेप,
क्योंकि बहुत लंबा पड़ रहा था ये डेरिवेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा जो है वो किसके लिए वेवलेंथ है? इंसिडेंट के लिए, और लैम्डा डैश जो है वो किसके लिए? स्कैटर्ड के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे डेल लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म आ जाएगी। अब देखो ये जो लैम्डा वो डेल लैम्डा है जिसको हम किसके इक्वल लिखते हैं? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है स्कैटर्ड फोटोन की, दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट। अब देखो इसी रिजल्ट में अगर लैम्डा डैश की वैल्यू बड़ी है और लैम्डा की वैल्यू छोटी है तो उस कंडीशन में रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, और अगर इसे हम छोटा लेते हैं और इसे हम बड़ा लेते हैं, इसे हम छोटा लेते हैं, तो उस कंडीशन में नेगेटिव रहेगा। अब देखो इसी में हम केस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेते हैं 0, तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 0। तो इसका मतलब उस कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये जो है वो क्या कहलाएगी? कॉम्पटन वेवलेंथ। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे 180। 180 में होता है -1। ठीक है, तो -1 यहाँ पे लेंगे और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो वेवलेंथ जो है वो डबल हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तीनों केस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करेंगे प्लैंक कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड केस में ट्वाइस हो रही है तो इसका हम डबल कर देंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको क्वेश्चन बताना है क्वांटम व्यू से सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कौन सी ईयर में दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।